माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन करने का कष्ट करें। कवर्धा के सभी निवासियों को भारत देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता दिवस संदेश। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों का अभिवादन, अभिनंदन करता हूं। सुराजी त्योहार के पावन बेरा में हमार जम्मू सियान दाई दीदी संगवारी और नोनी बाबू मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी और आज के दिन हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारत ने 2 शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेजों की प्रताड़ना और उनका शासन सहा है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारत माता के हजारों हजार सपूतों और सुपुत्रियों ने अपना सर्वस्व त्याग किया। हंसते हंसते बलि वेदी पर चढ़ गए। उन वीरों को याद करते ही हमारी नसों में अपने महान पुरखों का खून उबलने लगता है और उन सबके त्याग के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही एक के बाद एक हजारों चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं। अमर शहीद गैन सिंह, वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लालपाल पाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नामों का एक कारवां बनता चला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के वीर गुंडाधुर पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर इंजीनियर राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यतियतन लाल, मिनी माता, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामराव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंतराम बछीहा, मौलाना अबुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, केकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों और मनीषियों के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। आज मैं एक बार फिर इन सभी को सादर नमन करता हूं। भारत में सामाजिक सौहार्द, नागरिकों के बीच एकता और देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए भी अनेक सपूतों ने कुर्बानी दी। उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हुए थे। उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के लिए महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शहीद हुए। शहादत की यह परंपरा इतनी विस्तृत है कि हर प्रदेश में ऐसी हस्तियों की यादें समाई हुई हैं जिन्हें सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले सैनिकों और देश के भीतर सुरक्षा बलों में काम कर रहे लाखों जवानों को भी मैं नमन करता हूं। मोर्चा पर जिनकी मौजूदगी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहां पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है और जिसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान 3.25 वर्ष पहले शुरू किया था, उसका असर न सिर्फ हमारे प्रदेश में दिख रहा है
बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में भी एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे ये कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आजादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। विकास की हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आजादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए एक बार फिर याद करें हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमर वचन। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसक तरीकों से हमेशा हिंसक आजादी ही मिलेगी और यह भारत तथा दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, हमारे व्यक्तियों को कुचलकर वे हमारे विचारों को नहीं मार सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमारे बलिदान और मेहनत से जो स्वतंत्रता मिलती है उसे हम अपनी सामर्थ्य से बचाकर रख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का जन्म होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, आजादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का ही काम नहीं बल्कि पूरे देश को मजबूत होना होगा। और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में कहा था, जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों और महान नेताओं के संदेश में इतनी ताकत थी कि उनसे हमारे देश के संस्कार गढ़े गए। उन्हीं संस्कारों की बदौलत हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा, संवेदनशीलता, गरीबों के आंसू पोंछना और कमजोर तबकों को शक्ति देना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद ये सुअवसर मिला था कि राज्य के हर हिस्से में विकास के असंतुलन को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन विडंबना है कि इस दिशा में सही सोच के साथ सही प्रयास नहीं किए गए। हमने देखा कि ग्रामीण और वन क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं के उपयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से इन अंचलों में तेजी से विकास किया जा सकता है, जिससे गांव और शहरों के बीच बन गई गहरी खाई को पाटा जा सकता है। यह भी एक विडंबना ही रही कि वन अधिकार अधिमान्यता पत्र वितरण से आदिवासी और परंपरागत वन निवासी समुदायों को जमीन का जो अधिकार मिल सकता था वह भी नहीं सही ढंग से नहीं दिया गया। हमने न्याय की शुरुआत इसी मुद्दे से की थी। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने मात्र 2.25 वर्षों में एक ओर जहां निरस्त दावों की समीक्षा करके बड़े पैमानों पर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए, वहीं दूसरी ओर 44,000 से अधिक सामुदायिक और 2,500 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिए हैं। इतना ही नहीं, नगरीय क्षेत्रों में भी वन अधिकार पत्र देने वाला अग्रणी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। लोहांडीगुड़ा के बाद स्थानीय लोगों को अपनी जमीन का हक दिलाने की ये एक बड़ी मिसाल है। इतना ही नहीं, अब वन अधिकार की जमीनों पर धान उपजाने या वृक्ष लगाने वाले लोगों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है। आदिवासी और वन आश्रित परिवारों के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा वनोपज है, लेकिन पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को मात्र 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसे हमने बढ़ाकर 4,000 रुपये किया। पहले मात्र 7 लघु वनोपजों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था। हमने 52 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की है। इनमें से 17 उपजों की दरें हमने बढ़ाई। इस तरह से 500 करोड़ रुपए से अधिक
सालाना अतिरिक्त आमदनी हमारे आदिवासी एवं वन आश्रित परिवारों को प्राप्त हो रही है। भारत सरकार द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा के हवाले से मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ने बीते 2 वर्षों में 1173 करोड़ रुपए की लघु वनोपज खरीदी है, जो कि देश के कुल खरीदी का 74% है। भारत सरकार ने वन धन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की तो पाया कि छत्तीसगढ़ 10 मापदंडों में देश में अग्रणी है। इतना ही नहीं, 15 महिला स्व सहायता समूहों को भी वनोपज का कामकाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। हम जिस बदलाव की बात करते थे उसकी तस्दीक अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जिसके लिए मैं वन क्षेत्रों में रहने वाले सभी भाइयों बहनों, स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और युवा साथियों को बधाई देता हूं कि स्वावलंबन की दिशा में उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाए। स्थानीय संसाधनों और परंपरागत कौशल को निखारकर जनता के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब रजककार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, तेल धानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। जब हम विषमताएं मिटाने की बात करते हैं तो किसान और ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी आजीविका के साधन पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो शुरुआत की थी, उसे अब न्याय देने की दीर्घकालीन व्यवस्था में बदल दिया है। यहां तक कि धान तथा धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें और वृक्ष लगाने पर भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पहल के बाद गांव-गांव से विविध फसलें तथा वृक्षारोपण की खबरें आनी शुरू हो गई हैं, जो वन और ग्रामीण अंचलों में आर्थिक मजबूती का शुभ संकेत है। मैं बार बार कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जान धान में बसती है, इसलिए हमने धान खरीदी को भी न्याय का मुद्दा बनाया। विगत 1 वर्ष में 263 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए और 20,53,000 किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस तरह से किसानों को समर्थन मूल्य के हिसाब से 17,240 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा कीर्तिमान है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहले वर्ष में 5,628 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि समर्थन मूल्य पर धान सहित विभिन्न फसलें बेचने वाले किसानों को दी गई है। योजना के दूसरे वर्ष में भी पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी जा चुकी है और मेरा वादा है कि इस वर्ष भी 5,703 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। किसानों को न्याय दिलाने के रास्ते पर आने वाली हर बाधा का हम न केवल सामना करेंगे बल्कि जीतेंगे भी, यह मेरा परम विश्वास है। पहले हमने 1 नवंबर 2018 की स्थिति में 17 लाख से अधिक किसानों की लंबित सिंचाई जलकर राशि 244 करोड़ रुपए माफ किए थे और अब एक बार फिर 30 जून 2020 तक लंबित सिंचाई जलकर की राशि लगभग 80 करोड़ रुपए माफ करने का निर्णय लिया है। सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी के संरक्षण और विकास में मिल रही सफलता मील का पत्थर है। इसके विस्तार में गोधन न्याय योजना से गौ वंश के संरक्षण, गौठान की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। जब गोबर के कामकाज से बरसने वाला धन 125 करोड़ रुपए के पार हो गया है, तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने गोबर को गोधन बनाकर दिखा दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गोधन
ग्रामीण व शहरी जरूरतमंद तबकों के लिए वरदान साबित होगा। वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस जैसे नए उत्पाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के सूत्रधार बन रहे हैं। इस सफलता से यह विश्वास हो गया है कि हम छत्तीसगढ़ की माटी को जहरीले रसायनों से आजादी दिलाने में भी सफल होंगे और अच्छे पोषण युक्त खाद्यान्नों के उत्पादन में भी नया मुकाम हासिल करेंगे। मैं बहुत विनम्रता और भरे हुए दिल से कहना चाहता हूं कि भूमिहीन कृषि मजदूरों की व्यवस्था को नहीं समझा जाना अमानवीयता की श्रेणी में आएगा। मुझे संतोष है कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साल भर होने वाले कार्यक्रमों में जब देश राष्ट्रीय पर्व का उल्लास मनाएगा तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के वे मजदूर भी शरीक होंगे जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख मजदूर भाई बहनों को 6,000 रुपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की जाएगी। भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। हर वर्ग के लोगों का अपनी जमीन, अपना मकान और अपने सिर पर छांव का सपना जल्दी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री और पंजीयन पर पूर्व में लगाई गई रोक एक तरह का अन्याय ही था, जिसे दूर करने के लिए हमने 1 जनवरी 2019 को निर्णय लिया। आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस फैसले से मध्यम और कमजोर तबकों के अनेक सपने साकार हुए हैं। इसके कारण 2,28,000 भूखंडों का पंजीयन कराया जा चुका है। जमीन की गाइडलाइन दरों में 30% कमी को आगामी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। आवासीय भवनों के क्रय पर पंजीयन शुल्क में 2% की छूट तथा महिलाओं के पक्ष में पंजीयन कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की अतिरिक्त छूट को भी जारी रखा गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से राजीव नगर आवास योजना लागू की गई है। विभिन्न आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों को आर्थिक रियायतें दी गई हैं। हमने जो सार्वभौम पीडीएस का वादा किया था उसे भी प्राथमिकता से पूरा किया गया है, जिसके कारण अब प्रदेश में 2,52,00,000 लोगों को रियायती दर पर राशन सामग्री दी जा रही है और पीडीएस का कवरेज बढ़कर 99% हो गया है, जो अपने आप में हर तबके को न्याय दिलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की मिसाल है। सुचारू वितरण के लिए विगत 1 वर्ष में 737 नई उचित मूल्य दुकानें स्थापित की गई हैं तथा 9 लाख नए सदस्यों के नाम राशन कार्डों में जोड़े गए हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान जिन 58 लाख राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क चावल देना शुरू किया गया था, यह क्रम नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। मेरा मानना है कि कुपोषित पीढ़ियों का निर्माण करना और उन्हें बीमारी व आर्थिक तंगी के भंवर जाल में छोड़ देना हमारी बहनों और नवजात शिशुओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। मैं ईश्वर और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और कुपोषण तथा एनीमिया से कोरोना संक्रमण के तूफान के बीच मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का दिया बुझने नहीं दिया। मेरा मानना है कि नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन विभिन्न क्षेत्रों में न्याय की खुशखबरी लेकर आता है। हमने पहले गौरेला पिंडरा मरवाही जिला बनाया, 4 नए अनुभाग
और 29 नई तहसीलें बनाई हैं। आज मैं प्रदेश में 25 नई तहसीलों के गठन की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत जिला बेमेतरा में नांदघाट, जिला बलौदाबाजार भाटापारा में सोहेला और भटगांव, जिला बिलासपुर में सीपत और बोदरी, जिला सूरजपुर में बिहारपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज में चांदो, रघुनाथनगर, डौरा कोचली एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही में कोटमी सकोला, जिला रायगढ़ में सरिया एवं छाल, जिला कोरबा में अजगर बहार एवं बरपाली, जिला दुर्ग में अहिवारा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में सरोना एवं कोरर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बारसूर, जिला कोंडागांव में मर्दापाल एवं धनोरा, जिला जांजगीर चांपा में अड़भार, जिला बीजापुर में कुटरू और गंगालूर, जिला राजनांदगांव में लाल बहादुर नगर और जिला सुकमा में तोंगपाल को नवीन तहसील बनाया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के संक्रमण जिन क्षेत्रों में कामकाज सर्वाधिक प्रभावित हुआ उनमें शिक्षा का क्षेत्र प्रमुख है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को अनेक नवाचारों के जरिए निरंतर जारी रखा गया। कोरोना से शैक्षणिक सत्र को अवरुद्ध नहीं होने दिया गया। ऑनलाइन कक्षाएं, पारा मोहल्लों में कक्षाएं लगाकर पढ़ाई कराई गई। इतना ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को शाला स्तर से बढ़ाने हेतु स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 171 सरकारी स्कूलों का उन्नयन कर उन्हें सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के बच्चों ने अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा की जोरदार ललक दिखाई है। इन स्कूलों में कुल 1,36,500 बच्चों ने प्रवेश लिया है, जिनमें से 70,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं तथा 66,500 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। इस तरह शाला में अधोसंरचना उन्नयन का लाभ अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यमों के बच्चों को मिल रहा है। हम इस योजना को विकास खंड स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हमने शिक्षकों का अभाव दूर करने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं, जिसके रास्ते में आई बाधाओं को दूर करते हुए शासकीय स्कूलों में 14,580 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम पूरा किया जा रहा है। वहीं महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी आदि की 1,440 पदों पर भी नियुक्ति देने का काम शीघ्र पूरा होगा। इस तरह हम शिक्षा जगत को अनिश्चय तथा आशंकाओं से मुक्ति दिलाते हुए प्रदेश में उद्देश्यपरक सार्थक शिक्षा का वातावरण बना रहे हैं। इसी तरह डेढ़ दशकों से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव दूर करने, उसे जरूरतमंद जनता तक पहुंचाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर भी तदर्थवाद चल रहा था। हमने स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की। तत्काल भवन बनाकर सुविधाएं जुटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सरकार पीड़ित जनता को अपने हाथ पर छोड़ दे। इसलिए हमने गांवों, कस्बों, बसाहटों, पारा मोहल्लों तथा सुसज्जित चलित अस्पताल व शिविरों की सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक जैसे नवाचारों का लाभ लाखों लोगों को मिला है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना देश की सबसे बड़ी आर्थिक मददगार योजना सिद्ध हुई है। 3.25 साल पहले तक बस्तर में मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक था। हमने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया तो बीजापुर जिले में 71% तथा दंतेवाड़ा जिले में 54% मामले विगत एक वर्ष में कम हो गए। समूचे बस्तर में 45% और समूचे सरगुजा संभाग में 60% तक की कमी आई। इस तरह हमने अब मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शंखनाद किया है।
मेरा विश्वास है कि हमारे समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों की बदौलत यह अभियान भी सफल होगा। हमने डॉक्टरों तथा अन्य सुविधाओं की कमी दूर करने हेतु प्राथमिकता से कदम उठाए हैं, जिसके कारण 2.5 वर्षों के अल्प समय में ही स्नातक शिक्षकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा दंत चिकित्सकों की संख्या 1378 से बढ़कर 3358 पहुंच गई है। इसी प्रकार विभिन्न स्तरों के मेडिकल स्टाफ की संख्या लगभग 18,000 से बढ़ के 22,000 हो गई है। अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या 279 से बढ़ाकर 729, एचडीयू बिस्तरों की संख्या 0 थी जो अब बढ़कर 515 हो गई। ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या 1,242 से बढ़कर 7,100, सामान्य बिस्तरों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर लगभग 30,000, वेंटिलेटर्स की संख्या 204 से बढ़कर 723 हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर की संख्या 3 गुने से अधिक बढ़ गई है। हमारी संवेदनशीलता के साथ तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रिया के चलते छत्तीसगढ़ कोरोना से अन्य राज्यों की तुलना में कम प्रभावित हुआ। हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि संभावित तीसरी लहर में भी छत्तीसगढ़ के लोगों को अधिक क्षति न पहुंचे। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि कोरोना को हल्के में न लें। कोरोना प्रोटोकॉल का हर स्तर पर पालन करें, भीड़ में न जाएं, सही ढंग से मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहें और टीके के दोनों डोज समय पर लगवाएं। किसी भी प्रकार की असावधानी नुकसानदेह होती है। संक्रमण से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय सावधानी ही है। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मैं सलाम करता हूं। वहीं कोरोना से प्रदेश के जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समस्त शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, हमने हर तरह की अधोसंरचना को व्यापक जनहित के नजरिए से देखा है कि अधूरे काम तेजी से पूरे हों और नए काम इस तरह से मंजूर किए जाएं जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ मिले। प्रदेश में 16,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, पुल, पुलियों के निर्माण की कार्य योजना बनाई गई है और स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है कि सारे काम 2 साल में पूरे कर लिए जाएं। राम वन गमन पथ वास्तव में भगवान राम के वनवासी रूप के प्रकटीकरण का पथ है। इस महान मानवीय मूल को लोक आस्था के साथ जोड़ते हुए 2,260 किलोमीटर की लंबी सड़कों का निर्माण करने का बड़ा लक्ष्य हमने रखा है और इसके प्रथम चरण का कार्य भी प्रगति पर है। बिजली के क्षेत्र में भी अधूरी पड़ी योजनाओं के कारण बहुत बड़ा निवेश जनहित में उपयोग नहीं हो पा रहा था और परियोजनाएं ठप पड़ी हुई थी। इसलिए हमने सड़क की तरह बिजली में भी प्राथमिकताएं तय की। हमने अति उच्च दाब पारेषण तंत्र की 500 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं, वितरण तंत्र की करीब 2,700 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं पूरी कराई, जिसका लाभ अब विभिन्न क्षेत्रों को मिलने लगा है। अब नए सिरे से परियोजना बनाई गई है जो प्रगति पर है। इनसे प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में और अधिक सुधार तथा स्थायित्व आएगा। हाफ बिजली बिल योजना का लाभ